नमस्कार दोस्तों। ओनो स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में हम निरंतर पढ़ रहे हैं और उसी के निरंतर क्रम में हम संसद देख रहे थे। और संसद के अंतर्गत हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि संसद की सदस्यता और इस प्रकार के बहुत सारे आयाम देखे थे। फिर हमने उसके कार्य संचालन की पद्धति भी देख रहे थे और उसी में हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे हमने पिछली कक्षा में हमने प्रस्ताव देखा था कि प्रस्ताव का महत्व, उन्हीं प्रस्ताव को आज आगे बढ़ाते हैं कि और कौन कौन से प्रस्ताव होते हैं और किन किन प्रस्तावों में क्या संबंध होता है या कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने कल साधारण प्रस्ताव यानी कि शून्यकाल के बाद फिर हमने एक टाइम देखा था कि जिसमें प्रस्तावों को पूछा जाता था कि जैसे कोई प्रस्ताव है, फिर उसके महत्वपूर्ण प्रस्ताव, उसमें फिर कटौती प्रस्ताव, इस प्रकार के प्रस्ताव थे जो अभी शेष हैं। फिर हमने स्थापन प्रस्ताव और इस प्रकार के कई प्रस्तावों को देखा था। तो आज हम देखते हैं कि कटौती प्रस्ताव क्या होते हैं, यानी कि जो प्रस्ताव हैं उनमें हम देखते हैं कि प्रस्ताव कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम प्रस्ताव देखते हैं कि प्रस्ताव कौन कौन से होते हैं। ठीक है, प्रस्ताव का मतलब जो संसद में लाए जाते हैं और जिन पर मतदान होती है, बहस होती है, चर्चा होती है। तो कुछ उसके विपक्ष में जाते हैं, कुछ उसके पक्ष में जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से प्रस्ताव लाए जाते हैं। और एक उसी से जुड़ा हुआ एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं संकल्प। क्या कहते हैं? संकल्प। तो हम संकल्प को भी समझेंगे कि संकल्प आखिर में क्या होता है, क्या प्रस्ताव और संकल्प में कोई अंतर होता है या दोनों समान होते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि प्रस्ताव, एक बार प्रस्ताव को देख लेते हैं हम कि प्रस्ताव क्या होते हैं। क्या देख लेते हैं? प्रस्ताव को। ठीक है, हम प्रस्ताव को देख रहे थे और हमने पिछली कक्षा में कौन कौन से प्रस्ताव देखे थे, यानी कि जो लोक महत्व के होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? लोक महत्व के। ठीक है, हम प्रस्ताव देख रहे थे कि जो लोक महत्व के हों और जिन्हें पीठासीन अधिकारी क्या करें, जिन्हें पीठासीन अधिकारी, ठीक है, एक पीठासीन अधिकारी होता है, वो इनकी स्वीकृति करता है। क्या करता है कि ये स्वीकार है या अस्वीकार। अगर वो स्वीकार करता है या अस्वीकार, स्वीकृति या अस्वीकृति करता है, कोई प्रस्ताव आता है तो संसद में या लोकसभा में जब भी रखा जाता है, जब पीठासीन अधिकारी उसकी अनुमति दे देता है। ठीक है, अगर वो दे देता है तो क्या होता है, जो विभिन्न मंत्री होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? विभिन्न मंत्री या फिर गैर सरकारी सदस्य। तो इसमें हम कहेंगे कि सरकारी सदस्य, ठीक है, और दूसरे कहेंगे गैर सरकारी सदस्य। ठीक है, गैर सरकारी सदस्य। तो ये सब प्रस्ताव ला सकते हैं, इनके द्वारा प्रस्ताव लाया जा सकता है। अध्यक्ष इन प्रस्ताव को क्या कर सकता है? पीठासीन अधिकारी क्या कर सकता है? उनको स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। ठीक है, तो हमने महत्वपूर्ण प्रस्ताव देख, एक होता है, अगला कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रस्ताव। ठीक है, कौन सा है? महत्वपूर्ण। नाम से ही पता है कि ये महत्वपूर्ण होगा। जब महत्वपूर्ण है तो इसमें क्या कहा जाता है कि यह एक स्वयं वर्णित होता है, मतलब इसमें सारी चीजों को लिखा जाता है, डिफाइन होता है, स्वयं वर्णित होता है। ठीक है, तथा यह एक स्वतंत्र होता है। कैसा होता है? एक स्वतंत्र प्रस्ताव होता है और इसके तहत कई मामले आते हैं जो महत्वपूर्ण स्तर के होते हैं, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना होता है, या सीजीआई को, या फिर तुम्हारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, चुनाव आयुक्त होता है, उसको हटाने जैसे प्रावधान होते हैं इसमें। तो ये कैसा हो गया? ये महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, फिर होता है स्थापन। यह प्रस्ताव कौन सा होता है? फिर होता है स्थापन प्रस्ताव। अगला कौन सा है? स्थापन प्रस्ताव। जब हम स्थापन प्रस्ताव की बात करते हैं, तो वह मूल प्रस्ताव होता है। जो कौन सा होता है? जो मूल प्रस्ताव का स्थान लेता है। मान लो कोई ये मूल प्रस्ताव है, ठीक है, तो ये किसका स्थान लेगा? इसका लेता है, यानी कि ये मूल प्रस्ताव का स्थान लेता है। ठीक है, यदि सदन इसे स्वीकार कर लेता है,
क्या कर लेता है, यदि सदन इसे स्वीकार कर लेता है तो इस पर चर्चा नहीं होगी, तो फिर किस पर होगी, ये बी पर। बी कौन है, एक स्थापन प्रस्ताव है। यानी कि इस प्रस्ताव को क्या कर दिया जाएगा, इस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया जाएगा। किसको, मूल प्रस्ताव को। ये कौन सा हो गया, मूल प्रस्ताव हो गया। तो ये समझना है, प्रस्ताव समझने के लिए आपको बहुत ही कंसंट्रेट ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा कि महत्वपूर्ण प्रस्ताव क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो महत्वपूर्ण होते हैं कि जो स्वयं में वर्णित हो, स्वतंत्र होते हैं, और ये विशेषकार और महत्वपूर्ण होते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि ये स्वयं वर्णित होते हैं, महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम दे देंगे, चुनाव आयुक्त को हटाना हो, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना हो, तो इस प्रकार के आ जाएंगे। क्लियर कट करके चलना है आपको, एकदम पारदर्शी होके कि चीजें एकदम क्लियर देखें, तभी ना आप एग्जाम में सही से लगा पाएंगे। ठीक है, दूसरा कौन सा है, दूसरा स्थापन प्रस्ताव। एक ऐसा प्रस्ताव जो मूल प्रस्ताव का स्थान लेता है, ऐसा प्रस्ताव जो मूल प्रस्ताव का स्थान लेता है। यदि सदन इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो क्या होगा कि उस पर फिर चर्चा होगी। अगर स्वीकार कर लेता तो उस पर चर्चा के लिए रखा जाएगा, और जो मूल प्रस्ताव है, जो मूल प्रस्ताव है आपका ये वाला, इस पर क्या होगा, ये स्थगित हो जाएगा। कौन सा, मूल वाला। तो ये किसका स्थान ले लिया, हम कहेंगे कि ये मूल प्रस्ताव का स्थान ले लेता है। क्या कहेंगे कि ये मूल प्रस्ताव का स्थान ले लेता है। तो ये कौन सा होगा, स्थापन, कौन सा हो गया, स्थापन प्रस्ताव। अब अगला नाम सुना होगा, अगला नाम सुना होगा आपने, अगला नाम कौन सा है, अगला नाम आता है इसमें पूरक प्रस्ताव। नाम से ही समझ में आ रहा है कि यह किसी से संबंध है या किसी से जुड़ा हुआ है। जब हम पूरक की बात करते हैं मतलब वो किसी की पूर्ति कर रहा होता है, कोई काम है या फिर उसमें कुछ कमी है तो पूरक करता है। जैसे हम एग्जाम में कॉपी लिखते थे, कॉपी भर गई तो क्या बोलते थे, एक सप्लीमेंट्री कॉपी। तो ये उसी प्रकार का एक प्रस्ताव है। ठीक है, ये उसी प्रकार का एक प्रस्ताव है। ठीक है, जिसको हम पूरक प्रस्ताव कहते हैं। पूरक प्रस्ताव की कहते हैं कि इसको मान लेते हैं हम कि इसका स्वयं में कोई अर्थ नहीं होता है। क्या कहेंगे कि स्वयं में कोई अर्थ नहीं, क्या कहेंगे कि इसका स्वयं में कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, स्वयं में कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, जिसका स्वयं में कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, ऐसे प्रस्ताव को क्या कहते हैं, हम पूरक प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है, और ये जो मूल होता है, जो मूल प्रस्ताव होता है उसके संदर्भ में होता है। किसके संदर्भ में होता है, मूल प्रस्ताव के संदर्भ में होता है। ठीक है, अगर हम पूरक की बात करें, जो पूरक होता है, एक सेकंड दोस्तों, कौन सा होता है, पूरक प्रस्ताव। ठीक है, तो पूरक प्रस्ताव को हम लोग क्या बताया कि इसका स्वयं में तो कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन इसका किससे संदर्भ होता है, इसका मूल जो मूल प्रस्ताव होता है उससे संदर्भ रखता है। ठीक है, स्थापन भी मूल प्रस्ताव लेता है। ठीक है, वो भी मूल प्रस्ताव का स्थान लेता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये मूल प्रस्ताव का स्थान लेता है। ठीक है, किसका स्थान लेता है, ये मूल प्रस्ताव का स्थान लेता है। तो हम देखते हैं कि ये भी कई टाइप का होता है, ये भी कई टाइप का होगा, यानी कि कई प्रकार का होता है। जैसे कि एक होता है सहायक, एक होता है सहायक प्रस्ताव। ठीक है, दूसरा होता है स्थान लेने वाला, दूसरा कौन होता है, स्थान लेने वाला। ठीक है, और तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है संशोधन प्रस्ताव। कौन सा होता है, संशोधन से संबंधित। ठीक है, संशोधन का मतलब है कि जो प्रस्ताव में जो पूरक प्रस्ताव है वो तीन रूप में आ सकता है, यानी कि मूल प्रस्ताव है तो इसका संदर्भ किससे जोड़ेंगे हम, मूल प्रस्ताव से। तो मूल प्रस्ताव में उसके सहायक के रूप में आ सकता है, उसका स्थान लेने वाला हो सकता है, या उस प्रस्ताव में संशोधन करने वाला होता है। जब हम सहायक प्रस्ताव की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इसे नियमित प्रक्रिया के रूप में, जो सहायक होता है तो उसे एक नियमित प्रक्रिया होती है, जैसे अन्य प्रस्ताव होते हैं उसी की भांति इसको लाते हैं। ठीक है, स्थान लेने वाला,
यानी कि जब कोई प्रस्ताव, जब किसी प्रस्ताव में वाद या विवाद होता है, क्या होता है, वाद या विवाद होता है, तो उसके चलते क्या आता है, एक स्थान लेने वाले, चलो ठीक है इसमें कोई विवाद है तो हम लोग एक नया प्रस्ताव लाते हैं। तो क्या होता है कि जब किसी में विवाद होता है तो इस प्रकार का प्रस्ताव लाते हैं, वो पूरक प्रस्ताव होता है और पूरक प्रस्ताव में एक स्थान लेने वाला होता है, एक संशोधन होता है अगला। जब हम संशोधन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि मूल प्रस्ताव में कोई चीज बदलना होता है, या किसी, यानी कि जो चीज बदलना होता है उसको ला देते हैं, ठीक है, या उसको परिवर्तित करना होता है, ठीक है, बदलना या परिवर्तित करना होता है। सो उस केवल उस हिस्से के लिए हम कौन सा लाते हैं, इस प्रकार का प्रस्ताव ला देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे प्रस्ताव से संबंधित। अब अगले प्रस्ताव देखते हैं कि अगला प्रस्ताव कौन सा है, ठीक है, अगला प्रस्ताव कौन सा है। जब हम अगले प्रस्ताव की बात करते हैं तो अगला प्रस्ताव आता है आपका, कौन सा आता है अगला प्रस्ताव, अगले की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कटौती प्रस्ताव। आपने नाम सुना होगा कटौती प्रस्ताव का, ठीक है, कौन से, कटौती प्रस्ताव, ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है, कटौती, किसी चीज को कम करना, या उसको, कटौती का मतलब किसी चीज में कमी करना, ठीक है। तो इसके नाम से स्पष्ट है कि इस प्रकार का अगर प्रस्ताव आएगा तो कहीं ना कहीं किसी चीज में कमी करेगा, ठीक है। तो ये कटौती किससे संबंधित है, ये प्रस्तावों से संबंधित है। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रस्तावों में किस प्रकार की कटौती करेगा, ठीक है। तो हम कटौती प्रस्ताव को देखते हैं कि ये कितने प्रकार के, ठीक है। एक, अगर कटौती प्रस्ताव पास हो जाता है तो सामान्यतः माना जाता है कि जो सरकार है, लोग उसकी नीतियों के खिलाफ है या नीतियों के विरुद्ध हैं, ठीक है। और मंत्रिपरिषद कभी कभी इसके चलते, अगर ये पूर्ण रूप से पास हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को भी भंग किया जा सकता है, ठीक है। तो देखेंगे कि इसमें भंग किया जा सकता है और किसमें नहीं, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है नीतिगत, नीतिगत कटौती प्रस्ताव, ठीक है। दूसरा होता है आपका आर्थिक कटौती, और तीसरा होता है आपका सांकेतिक, टोकन, सांकेतिक कटौती। जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो वहाँ टोकन मनी आता है, यहाँ क्या है, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, ठीक है। तो जब हम नीतिगत कटौती प्रस्ताव की बात करते हैं, जब हम नीतिगत कटौती की बात कर रहे हैं, सबसे पहले वाला कौन सा देख रहे हैं हम, पहला देखते हैं कि नीतिगत कटौती क्या होती है। नीतिगत कटौती, नीतिगत कटौती से तात्पर्य है कि कोई नीति, यानी कि सरकार कोई पॉलिसी बनाती है, नीति बनाती है, अगर उसमें कटौती होती है, ठीक है, यानी कि उसको लोग अस्वीकार कर देते हैं, सदस्य स्वीकार कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं, तो इस प्रकार क्या बोलते हैं, उसको नीतिगत कटौती बोलते हैं। यानी कि नीति को अस्वीकार करना, क्या करना, नीति को अस्वीकार करना है, ठीक है। यानी कि सदस्य जो सरकार की नीतियां हैं उनको क्या कर दे, या जो नीति में जो राशि स्वीकृत की गई है उसको अस्वीकार करते, ठीक है, उसको अस्वीकार कर दे, ठीक है। या फिर कहेंगे कि 1 रुपए तक सीमित कर दे इसको, अगर हम कहें तो 1 रुपए तक सीमित कर दे। जब हम नीतिगत कटौती प्रस्ताव की बात करते तो इसका मतलब है कि जो सदस्य हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने नीति को अस्वीकार कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया नीति को, कि ये नीति सही नहीं है, ये लोक महत्व की नीति नहीं है, इससे कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं हो सकेगी, ठीक है। हमने देखा था कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना कहाँ थी, डीपीएसपी में थी, ठीक है। तो इस प्रकार की नीति नहीं है कि लोगों का भला कर सके, और इस नीति के लिए जो भी राशि स्वीकृत हुई है तो उस राशि को हम 1 रुपए तक सीमित करने का
करते हैं कि इसका राशि है वो 1 रुपए की जाए। अब जब आपको पता है कि कोई नीति है तो 1 रुपए में तो पूरे भारत के लिए नहीं हो सकती ना, उसके लिए करोड़ों रुपए चाहिए होता है। तो क्या होता है कि उसको 1 रुपए तक यानी कि उसको समाप्त अस्वीकार ही कर देना, ठीक है। तो ये कौन सी थी, नीतिगत कटौती। अगली कौन सी है हमारी, अगली है हमारी अर्थगत या आर्थिक कटौती, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक या आर्थिक कटौती, ठीक है। इसका भी मतलब है कि इसमें कुछ पैसों को कम किया जाना, यानी कि जितना योजना में लग रहा है, जितना भी उस नीति में लग रहा है, या ज्यादा मांगा है या फिर कम मिला है, तो इस प्रकार की कटौती, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है, एक राशि के विशेष भाग की कटौती की जाती है, राशि के विशेष भाग की कटौती, ठीक है, विशेष भाग की कटौती। क्या होता है कि जब कोई नीति बनती है तो उसमें जो संबंधित मंत्रालय सदस्य है वो मांग रखता है कि हमको इस नीति को पूर्ण करने के लिए इतने पैसे चाहिए, ठीक है। तो मान लो वो ज़्यादा पैसे मांग लेता है, तो जो अन्य सदस्य होते हैं उसको कटौती यानी कि राशि की मात्रा में कटौती करने के लिए ये प्रस्ताव लाया जाता है। जैसे अभी कौन सी है, आयुष्मान भारत मान लेते हैं, ठीक है, ये योजना है। अब मान लो इसमें उन्होंने मांगा कि हमको 6 लाख करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है। तो सदस्यों को लगा कि 6 लाख करोड़ तो बहुत जाता है, ये तो 3 लाख करोड़ में निपट जाएगी, तो वो कहेंगे कि इतनी ही राशि दी जाए इसमें 3 लाख करोड़। यानी कि जो 3 लाख करोड़ राशि का जो प्रस्ताव आएगा वो कैसी आएगा, यानी कि राशि की एक मात्रा में कटौती की बात हो रही है, तो कैसी कहेंगे, वो इकोनॉमिक कटौती है, अर्थगत कटौती है। तो इस प्रकार के प्रस्ताव को क्या कहेंगे, आर्थिक कटौती कहेंगे, ठीक है। तो पहली कौन सी हो गई हमारी, पहले नीतियों से ही असहमत हो जाते हैं। हम मान लेते हैं कि नीति लोगों को पसंद आ जाती है, जो संसद में सदस्य हैं उनको नीति पसंद आ जाती है, लेकिन अब नीति में जो उन्होंने जो मांग रखी, सदस्य ने जो पैसों की मांग रखी कि इतना धन चाहिए इसको पूर्ण करने के लिए, तो वो समाप्त हो जाती है, ठीक है। उसमें कुछ कम करने के लिए क्या कहा जाता है कि राशि की मात्रा में कुछ कटौती की जाए। अगली कौन सी है, अगली है सांकेतिक, मतलब कि सांकेतिक रूप से, क्या है, सांकेतिक रूप से, ठीक है। इसका मतलब कि सांकेतिक कटौती यानी कि टोकन मनी, सॉरी इसको टोकन कटौती बोलते हैं। यानी कि इस प्रकार से क्या होता है कि जो नीति होती है उसमें से 100 रुपए की कमी कर देना सांकेतिक रूप में, यानी कि 100 रुपए की कटौती करना, मतलब कि असहमत हो जाना, ठीक है। यानी कि इस नीति के असहमति का मतलब है कि यहाँ विरोध प्रकट करना, क्या है, विरोध प्रकट करना कि आपकी ये जो नीति है वो अच्छी नहीं है, इसलिए हम इसमें 100 रुपए की कटौती करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, 100 रुपए की कटौती करते हैं, ठीक है। तो जो सांकेतिक कटौती होती है वो सीधा सा मतलब है कि जो सरकार की नीति है, जो सरकार की नीति है उसके खिलाफ क्या होता है कि एक प्रकार का विरोध होता है कि ऐसी नीति नहीं आना चाहिए, यानी कि विरोध प्रकट करते हैं किसी भी नीति के। तो हमने अभी क्या देखा, हमने प्रस्ताव देखे और फिर उसमें देखा कि कटौती प्रस्ताव देखे, और कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत हमने 3 देखे। कौन कौन से देखा, पहला देखा नीतिगत कटौती, कि किसी भी नीति को अस्वीकार कर देना। अस्वीकार कब होती है, जब कोई सदस्य उसको माने ही नहीं, यानी कि सदस्यों के बीच में मतभेद है, और अगर ऐसा होता है तो क्या होता है कि मंत्रिपरिषद फिर जो होगी वो भंग हो जाएगी, ठीक है, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी कि नीति की राशि अस्वीकार कर देना, और 1 रुपए तक, यानी कि नीति को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर देना। क्या कर देना, नीति को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर देना। फिर है आर्थिक कटौती, यानी कि जो नीति है, हमने अभी देखा था कि जो नीति है उसमें राशि की एक मात्रा तक कटौती कर देना, ठीक है। मान लो अगर कोई नीति है वो 500 रुपए में पूर्ण हो रही है, और जो सदस्य है, ठीक है, और वो इसमें 1000 रुपए का उसने प्रस्ताव रखा है, तो सदस्य क्या कहेंगे कि एक इसकी निश्चित मात्रा 500 रुपए की कटौती कर दी जाए।
तो ये कैसी होती है? आर्थिक या अर्थसंगत कटौती होती है। दूसरी हमने देखी सांकेतिक, कि इसमें क्या होता है कि जो राशि हुई होती है उसमें से सिर्फ 100 रुपए की, यानी कि नीति के विरोध में क्या करते हैं हम उसमें, उसमें सरकार की जो नीति होती है उसमें विरोध प्रकट करते हैं, ठीक है, कि ऐसी नीति नहीं आना चाहिए, यानी कि विरोध प्रकट होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा अभी कि इस प्रकार की कटौती प्रस्ताव आते हैं संसद में। अगर प्रश्न आता है तो यह प्रस्ताव होते हैं कि किस नीति में सबसे, अगर जो होती है कि मंत्रिपरिषद किस में हो सकती है, तो हम कहेंगे कि वो नीतिगत प्रस्ताव में हो सकती है, जो नीतिगत कटौती प्रस्ताव होता है, पूरी नीति को ही उसमें खारिज कर दिया जाता है। ठीक है, अब अगली आती है एक प्रकार की, आपने नाम सुना होगा कंगारू कटौती। कौन सी है? कंगारू। कौन सी है? अगली है कंगारू कटौती। ठीक है, इस कटौती में क्या होता है? कंगारू कटौती जो होती है, इसमें जो नीति होती है उसके महत्वपूर्ण खंडों, जो महत्वपूर्ण खंड होते हैं उन पर बहस या चर्चा होती है सदन में, और बाकी हिस्सों को क्या कर लिया जाता है? पारित मान लिया जाता है। ठीक है, क्या मान लिया जाता है? पारित मान लिया जाता है, यानी कि उन पर मतदान हो जाता है लेकिन उन पर बहस नहीं होती है, या उससे पूर्व ही उन पर मतदान करा लिया जाता है। ठीक है, क्या होता है इसमें कि महत्वपूर्ण जो खंड होते हैं, क्या होते हैं? महत्वपूर्ण जो खंड या भाग होते हैं, खंड या भाग, ठीक है, उन पर क्या होती है? उन पर चर्चा होती है, और संसद में उसको हम बहस बोलते हैं कि किसी चीज पर बहस चल रही है। ठीक है, और मतदान, और जो शेष रह जाता है उसको पारित मान लिया जाता है। जो शेष हिस्सा होता है उसको क्या मान लिया जाता है? उसको पारित मान लिया जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? कंगारू कटौती, कंगारू प्रस्ताव। ठीक है, यानी कि एक ऐसी नीति, ऐसा प्रस्ताव जिसके सिर्फ महत्वपूर्ण खंडों पर चर्चा हो रही हो, सिर्फ महत्वपूर्ण खंडों पर चर्चा हो रही हो और उन पर मतदान हो रहा हो, जो बाकी का हिस्सा है उसको पारित मान लिया जाता है कि इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि वो कंगारू कटौती है। ठीक है, तो इसी को आप नीतिगत कटौतियों से कोरिलेट भी कर सकते हैं, बस नाम अलग है थोड़ा बहुत। ठीक है, अगला क्या है? अगला है गिलोटिन। कौन सी है? गिलोटिन। अगली देखें तो अगली कौन सी है? गिलोटिन कटौती। अगली कौन सी है? गिलोटिन कटौती। ठीक है, गिलोटिन कटौती में क्या होता है कि इसमें किसी भाग पर चर्चा नहीं होती है, यानी कि जो प्रस्ताव होता है, ठीक है, और उसके किसी भाग पर चर्चा नहीं होती है। ठीक है, क्या नहीं होती है? किसी भाग पर चर्चा नहीं होती है। ठीक है, और उस पर क्या होता है? उसको पारित कर लिया जाता है, यानी कि चर्चा से पूर्व क्या कर दिया जाता है? उस पर चर्चा से पूर्व हम क्या कर देते हैं? उस पर मतदान कर देते हैं, मतदान करवा लेते हैं कि मत विभाजन कितने पक्ष में कितने विपक्ष में। तो इस प्रकार की क्या होती है? गिलोटिन होती है, तो यानी कि इस पर चर्चा नहीं होती, चर्चा से पूर्व मतदान हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम गिलोटिन कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। दो और महत्वपूर्ण थे ये, तो इनको भी हमने देखा। अब अगला आता है विशेषाधिकार प्रस्ताव। क्या होता है विशेषाधिकार प्रस्ताव? ठीक है, सारे नहीं, हमको सिर्फ इम्पोर्टेंट देखना है कि इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रस्ताव इसमें लाए जाते हैं, तो हमको सिर्फ इम्पोर्टेंट देखता है जो परीक्षा की दृष्टि से हैं। तो एक होता है कौन सा? विशेषाधिकार प्रस्ताव। समझ में आ रहा है कि किसी के विशेषाधिकारों से संबंधित है, तो इसका मतलब है कि जो मंत्री होते हैं, मंत्रियों के द्वारा, क्या कहेंगे कि जो मंत्रियों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने पर, संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने पर, संसदीय अधिकारों का उल्लंघन करने पर, क्या करने पर? उल्लंघन करने पर। ठीक है,
कि जो संसदीय अधिकार होते हैं, अभी हम इसको देखेंगे जब हम ये सारे प्रस्ताव कर लेंगे और जिस प्रकार की संसदीय कार्य संचालन प्रणाली होती है उसको देख लेंगे, फिर हम देखेंगे कि संसदीय विशेषाधिकार क्या क्या है। ठीक है, क्या संसदीय विशेषाधिकार क्या क्या है, तो इनको देखेंगे। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार, जब हम ये सारी चीजें पढ़ लेंगे, संसदीय कार्य संचालन प्रणाली को देख लेंगे, उसमें कौन कौन से आयाम होते, कैसे प्रस्ताव पारित होता है, कैसे चर्चा होती है, तो इस चीज को देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि संसदीय जो प्रणाली होती है उसमें ये संसदीय विशेषाधिकार क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमने देखा कि विशेषाधिकार प्रस्ताव यानी कि किसी संसद ये विशेषाधिकारों का उल्लंघन होना कैसे होगा कि अगर कोई सदस्य क्या करे, गलत सूचना दे, क्या करे, गलत सूचना दे, ठीक है, किसी को सदस्य को गलत सूचना दे या तथ्यों का गलत प्रकटीकरण करे, तथ्यों का गलत प्रकटीकरण करे कि जो तथ्य वो गलत है, ठीक है, तथ्यों का गलत प्रकटीकरण करे, और क्या हो, किसी के यानी कि गलत सूचना दे किसी के, इसका क्या होता है, निंदा करना, किसी मंत्री की निंदा करना। विशेषाधिकार मतलब होता है कि इसने चीज गलत दी, ये चीज गलत दी, तो क्या होगा कि संसदीय विशेषाधिकारों का किया है, ठीक है, ए है और बी है, ठीक है, इसने क्या किया, ये किया, तो अब ये क्या करेगा, ये विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकता है। ठीक है, क्या ला सकता है, ये विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकता है। इसका मतलब होता है कि इसमें किसी मंत्री की निंदा की जाती है, क्या की जाती है, किसी मंत्री की निंदा की जाती है। विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने से मतलब होता है कि किसी मंत्री की क्या करना, निंदा करना होता है। ठीक है, अगला क्या है, अगला फिर प्रस्ताव है एक और, अगला प्रस्ताव है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। क्या है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, क्या है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। अगला क्या है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, यानी कि जो ध्यान खींचता हो। कैसे, इसमें हम कहेंगे कि जो सदन के सदस्य होते हैं, क्या कहेंगे कि जो सदन के सदस्य होते हैं, सदन के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, सदन के जो सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं इसमें कि पीठासीन अधिकारी से, जो पीठासीन अधिकारी होता है, यानी कि जो अधिकारी होता है, जो अध्यक्ष होता है, जो पीठासीन अधिकारी होता है, पीठासीन अधिकारी की पूर्व अनुमति से, किसकी, पीठासीन अधिकारी से पूर्व अनुमति से, किससे, पूर्व अनुमति से। कोई सदस्य अगर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाता है तो उसको क्या होता है कि उसको पहले पीठासीन अधिकारी की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है। यानी कि जो भी प्रस्ताव लाएगा वो कैसा होगा, लोक महत्व का होगा और कैसा होगा, वो अविलंबनीय होगा। क्या कैसा होगा, अविलंबनीय, ठीक है, अविलंबनीय होगा। ठीक है, यानी कि उस विषय में जो प्रस्ताव ला रहा है उसमें ऐसा विषय है कि जिसमें देरी नहीं की जा सकती, अविलंबनीय है, लोक महत्व का है। ठीक है, तो ऐसा प्रस्ताव कैसा होता है कि उस पर सदन का ध्यान आकर्षण किया जाता है कि देखो ये महत्वपूर्ण विषय है हमारे लिए, इस पर चर्चा की जाए। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। अब अगला जो प्रस्ताव है वो है स्थगन प्रस्ताव। कौन सा है, अगला है स्थगन प्रस्ताव। अगला कौन सा है, अगला हम देख रहे हैं कि अगला है हमारा स्थगन प्रस्ताव। कौन सा है, स्थगन प्रस्ताव।
नाम से पता है कि किसी चीज को स्थगित कर देना। तो इसमें हम जब बात करते हैं स्थगन प्रस्ताव की, क्या बात करते हैं, स्थगन, जो स्थगन प्रस्ताव है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या कहा जाता है कि ऐसा प्रस्ताव जो किसी लोक महत्व के, क्या है, लोक महत्व के अविलंबनीय और अविलंबनीय विषय के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और उसको पीठासीन अधिकारी की पूर्व अनुमति से लाया जाता है कि हम कोई मंत्री है या सदस्य है तो वो बोलेगा कि महोदय हम एक प्रस्ताव ला रहे हैं, उन पर हम सभी का आपका ध्यान चाहते हैं। अगर पीठासीन अधिकारी उसको अनुमति दे देता है तो वो सदन में लाया जाता है, ठीक है, लाया जाता है। यानी कि फिर उस पर चर्चा होगी, बात होगी। और फिर अगला कौन सा है, फिर हम अगला देख रहे हैं कि अगला यहाँ जो शो हो रहा है वो हो रहा है स्थगन प्रस्ताव। यानी कि इसमें ऐसे विषय होते हैं जो लोक महत्व के हैं और अविलंबनीय होते हैं। जब उन पर चर्चा की जाती है, मतदान किया जाता है, तो क्या होता है कि जो संसदीय कार्यवाही होती है उसको स्थगित कर दिया जाता है। तो इसे ही हम बोलते हैं स्थगन प्रस्ताव। क्या बोलते हैं, स्थगन प्रस्ताव, ठीक है। अगला कौन सा है, जब हम स्थगन प्रस्ताव की बात करते हैं तो इसमें कुछ कंडीशन बनती हैं। वो कंडीशन कौन कौन सी हैं कि अगर ये प्रस्ताव लाया तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि इन्हीं के चलते इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि क्या क्या कंडीशन, तो पहली जब हम कंडीशन की बात करते हैं, पहली जब हम कंडीशन की बात करते हैं तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में क्या हो सकता है, दोनों में 2.5 घंटे इस पर चर्चा हो सकती है। यानी कि लोकसभा अगर हम कहें तो ये लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में आ सकता है। क्या कहेंगे कि ये लोकसभा और राज्यसभा में आ सकता है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में भी आ सकता है। यानी कि संसद के दोनों सदनों में आ सकता है। अगर हम इसको एक शब्द में कहें तो दोनों सदनों में आ सकता है, ठीक है, दोनों सदनों में आ सकता है। और दोनों सदनों की बात करें और क्या कंडीशन होगी, पहली कंडीशन है कि इसको दोनों सदनों में लाया जा सकता है। इसमें क्या होगा कि ये लोक महत्व का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ये लोक महत्व का
होना चाहिए, कैसा है कि उसे लोक महत्व का होना चाहिए, और इसमें मुद्दा और महत्वपूर्ण चीजें होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? महत्वपूर्ण मुद्दे होने चाहिए, ठीक है, और इस प्रकार की चीजें इसमें होना चाहिए, महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए, और या फिर कुछ चीजें जो उससे संबंधित है वो होनी चाहिए। अगला क्या हो, ये दो चीजें होना चाहिए तो स्थगन प्रस्ताव आ सकता है। इसमें क्या नहीं हो सकता, जब हम इसमें बात करें अगर ऐसा होगा तो इस प्रकार का प्रस्ताव क्या नहीं माना जाएगा, इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं होगा, ये नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए का मतलब है कि इसमें क्या क्या नहीं होना चाहिए। जब हम पहली बात करते हैं तो इसमें है कि इसमें विशेषाधिकारों की बात नहीं होना चाहिए, यानी कि विशेषाधिकार के प्रश्न नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? विशेषाधिकार के प्रश्न नहीं, यानी कि जो विशेषाधिकारों से संबंधित है वो इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात कौन सी कि अगर विशेषाधिकारों से संबंधित कोई चीज है तो ऐसा प्रस्ताव स्थगन में नहीं लाया जा सकता है। दूसरा क्या है इसमें कि जो प्रस्ताव या जो चीज न्यायालय के अधीन है, क्या कहेंगे, न्यायालय के अधीन विषय, कि ऐसे विषय जो न्यायालय के अधीन है वो नहीं लाए जा सकते हैं। तीसरा कौन सा है? तीसरा देखते हैं कि इसमें जो पूर्व हैं, यानी कि जो प्रस्ताव ला चुके हैं, प्रस्तावों से पूर्व जो पूर्व में आ चुके हैं तो उनको भी नहीं लाया जा सकता, यानी कि उठाने की अनुमति नहीं है पूर्व में। ठीक है, तो पहला क्या है, तो पहले का मतलब है कि इसमें क्या होना चाहिए तभी प्रस्ताव आ सकता है। तो हमने देखा कि ये जो चर्चा होती है और इस पर क्या होता है, स्थगन प्रस्ताव होता है, और स्थगन प्रस्ताव के लिए कुछ कंडीशन बनती है। वो कंडीशन क्या बनती है? वो कंडीशन बनती कि जब भी कोई स्थगन प्रस्ताव आएगा तो वो संसद के दोनों सदनों में आ सकता है, और क्या होना चाहिए, फिर हमने देखा कि उसको एक लोक महत्व का होना चाहिए, उसमें महत्वपूर्ण मुद्दे होने चाहिए, महत्वपूर्ण घटनाएं होनी चाहिए जो लोक हित में है, जो समाज हित में है, जो नीतियों के हित में है। तो इस प्रकार के होना चाहिए, तभी क्या हो सकता है, इन दो कंडीशनों में ही स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, क्या कह सकते हैं हम, तो इन्हीं कंडीशनों में स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्या है कि अगर प्रस्ताव में, अगर हम कहें कि अगर प्रस्ताव में इस प्रकार की कोई चीजें पाई जाती हैं, अगर प्रस्ताव में इस प्रकार की कोई चीजें पाई जाती हैं तो ऐसे प्रस्ताव के लिए हम स्थगन प्रस्ताव नहीं लाएंगे। कौन कौन सी? कि उसमें विशेषाधिकारों का कोई प्रश्न है, अगर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से कोई विशेषाधिकारों से संबंधित कोई प्रश्न या प्रस्ताव लाना चाहता है तो उसके संबंध में क्या नहीं होगा, उसके संबंध में स्थगन प्रस्ताव नहीं आएगा। ठीक है, तो विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं होना चाहिए उसमें। अगली बात क्या है कि ऐसे विषय से भी संबंधित नहीं होना चाहिए जिसका न्यायालय में विचार चल रहा हो, न्यायालय के विचाराधीन हो। तो अगला क्या है कि ऐसा विषय जो न्यायालय के अधीन चल रहा हो, यानी कि न्यायालय में उस पर कार्यवाही चल रही हो, तो ऐसे विषय को भी संसद में स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से नहीं लाया जा सकता है। दूसरा क्या है, ये सिर्फ मैं स्थगन प्रस्ताव की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कैसी बात कर रहा हूँ, स्थगन प्रस्ताव के, कि इनके संबंध में नहीं आ सकता है बस। तो तीसरा क्या है कि जो प्रस्ताव से पूर्व कई प्रस्ताव आ जाते हैं फिर से दोबारा उन्हीं के संबंध में चले कि नहीं इस पर चर्चा नहीं हुई थी तो स्थगन के माध्यम से करवा लेते हैं, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमने 3 कंडीशन देखी कि किन किन कंडीशनों में जो प्रस्ताव है वो नहीं आएगा। तो ये कंडीशन याद रखना बस, अगर प्रश्न में पूछा जाएगा तो यहीं से कि अगर कोई विषय न्यायालय के अधीन चल रहा है
तो क्या संसद उस पर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से कुछ कर सकती है? तो हम कहेंगे कि नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये कौन से होगा? ये आपके स्थगन प्रस्ताव होगा। ठीक है, अब स्थगन प्रस्ताव के बाद आता है अगला अगला जो प्रस्ताव है वो है आपका अविश्वास प्रस्ताव। कौन सा है? अविश्वास प्रस्ताव। नाम से समझ में आ रहा है कि किसी के प्रति अविश्वास जताना। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव। हमने आर्टिकल 75 पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? आर्टिकल 75 पढ़ा था। उसमें हमने क्या देखा था कि जो मंत्री परिषद होती है, क्या होती है? जो मंत्री परिषद होती है वो किसके प्रति जिम्मेदार होती है? वो संपूर्ण लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। किसके प्रति? संपूर्ण लोकसभा के। ठीक है, संपूर्ण लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। ठीक है, अगर अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है और वो पारित हो जाता है तो इसका मतलब है कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा या अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये किसी मंत्री के खिलाफ भी आ सकता है कि हम इस मंत्री के, अगर एक मंत्री के आए तो तब भी संपूर्ण मंत्रिपरिषद को, या पूरी जो पूर्ण मंत्रिपरिषद होती है उसके भी खिलाफ लाया जा सकता है। ठीक है, अगर ये पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को क्या देना होगा? इस्तीफा देना होता है। ठीक है, तो ये अविश्वास प्रस्ताव है। ठीक है, ज्यादातर ये विपक्षी दलों के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, तो इसमें संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। ठीक है, या फिर ऐसा प्रस्ताव आता है। ठीक है, और इसमें 50 सदस्य क्या होते हैं? सहमत होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? 50 सदस्य सहमत होते हैं। तो ये मंत्रिमंडल को भी एक शब्द आता है मंत्रिमंडल, तो वो भी एक प्रकार का इस्तीफा देना होता है। और वो भी क्या करता है? संपूर्ण मंत्रिपरिषद, क्योंकि मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद एक ही जैसी संस्था होती है, बस हमने इसमें अंतर भी बताया आपको कि क्या अंतर होता है। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। और ये जो प्रस्ताव है अविश्वास प्रस्ताव, ये कहाँ आता है? हम कहेंगे कि ये केवल लोकसभा में आता है। कहाँ आता है? केवल लोकसभा में। ठीक है, एक याद रखना कि अविश्वास प्रस्ताव है वो केवल लोकसभा में आता है। ठीक है, राज्यसभा में नहीं आता। जब अविश्वास प्रस्ताव आ गया है तो अगला कौन सा है? कि विश्वास हो। विश्वास प्रस्ताव का मतलब है कि इसमें जो प्रस्ताव है इसकी ना तो चर्चा संविधान में की गई है, ना ही लोकसभा कार्य संचालन की जो नियमावली है। कौन से प्रस्ताव की? हम विश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इस प्रस्ताव की जो चर्चा है ना तो संविधान में है, ठीक है, और ना जो लोकसभा नियमावली है। ठीक है, ठीक है, लोकसभा नियमावली है, ना ही उसमें कोई चर्चा है। ठीक है, ये जो प्रस्ताव आया है ये आया है आपका किससे? जो परंपरागत होती है। ठीक है, परंपरागत संसदीय प्रणाली। ठीक है, संसदीय प्रणाली। ठीक है, कि इसमें जो सरकार, जो सदस्य हैं, जो सरकार है और सरकार के प्रति सदस्यों का विश्वास है, तो इस प्रकार का एक प्रस्ताव लाया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? हम विश्वास प्रस्ताव। हम कहेंगे कि इसका ना संविधान में जिक्र है ना लोकसभा की नियमावली में। एक कहाँ से आ गई? ये परंपरागत संसदीय जो प्रणाली होती है उसी के चलते ये आया है। ठीक है, ये आ गया। अगला कौन सा होता है? अगला भी देख लेते हैं। अगला है धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव। ठीक है, धन्यवाद प्रस्ताव की अगर बात करें तो ये ब्रिटेन में भी लाया जाता है। वहाँ के जो राजा होते वो अभिभाषण देते, उसके चलते यहाँ भी इसको अडॉप्ट कर लिया गया है। ये कब होता है? जब राष्ट्रपति, जैसे आम चुनाव होते हैं, ठीक है, जब आम चुनाव होते हैं तो उनके बाद जो नया सत्र बनता है, आम चुनाव के बाद जो प्रथम सत्र होता है उसकी वो उसमें एक अभिभाषण देते हैं। दूसरा अभिभाषण देते हैं वो एक वित्तीय वर्ष, ठीक है,
वित्तीय वर्ष के सत्र के प्रारंभ में, वित्तीय वर्ष के सत्र के प्रारंभ में क्या होता है, इन दोनों में राष्ट्रपति एक अभिभाषण देते हैं। क्या देते हैं? राष्ट्रपति एक अभिभाषण देते हैं। राष्ट्रपति अभिभाषण होता है और इसी अभिभाषण पर क्या होता है, चर्चा होती है। चर्चा होने के बाद क्या होता है, मत विभाजन होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि जब चुनाव, आम चुनाव होने के बाद जब सदन का प्रथम सत्र होता है या वित्तीय वर्ष होता है, ठीक है, इनमें क्या करता है राष्ट्रपति कि जो सरकार की नीतियां होती हैं, सरकार की जो नीतियां होती हैं उनका वो व्याख्यान करता है, उनका एक रोड मैप तैयार करता है, यानी कि रोड मैप बताता है कि ये सरकार कैसे काम करेगी और कैसे संचालन होगी इसकी नीतियां। तो जो राष्ट्रपति अभिभाषण देता है, ठीक है, उस पर क्या होती है, उस पर सदन पर चर्चा होती है। ठीक है, सदन में क्या होती है, उस पर चर्चा होती है और उसको मत विभाजन के लिए रखा जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि इस प्रस्ताव को पारित होना क्या है, अनिवार्य है। इस प्रस्ताव को पारित होना यानी कि अनिवार्य है, पारित होना अनिवार्य। अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार गिर सकती है, क्योंकि ज़्यादातर ये चीज़ें जब गठबंधन की सरकार होती है तो उनमें ये मतभेद होता है। जब बहुमत की होती तो ऐसा कोई मतभेद नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसका पारित होना अनिवार्य है, नहीं तो लोगों का सरकार के प्रति विश्वास नहीं रहेगा। इसलिए धन्यवाद प्रस्ताव का पारित होना अनिवार्य है। अगला जो है एक है, कौन सा है, निंदा प्रस्ताव। ठीक है, क्या है, निंदा प्रस्ताव। नाम से समझ में आ रहा है कि किसी की निंदा करना होता है, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। ऐसे ही सदन में निंदा की जाती है किसी मंत्री की या किसी सदस्य की। निंदा प्रस्ताव जो होता है वो अविश्वास प्रस्ताव से अलग होता है। ठीक है, निंदा प्रस्ताव जो होता है वो अविश्वास प्रस्ताव से अलग होता है। ठीक है, कैसे अलग होता है, तो हमें इन दोनों में अंतर देखना होगा कि निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहां लिख लेते हैं निंदा प्रस्ताव और अगला कौन सा है, अगला हम देख रहे थे अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, क्योंकि ये चीजें कंफ्यूजन करेंगी कि निंदा प्रस्ताव किसके प्रति लाएंगे, सदस्य के प्रति लाएंगे या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के प्रति लाएंगे। अगर निंदा प्रस्ताव आता है क्या मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है, या अविश्वास प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। तो इस प्रकार के कई अंतर होते हैं। तो हम सबसे पहले इन्हीं अंतरों को देख लेते हैं, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव में क्या अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम इसकी बात करते हैं निंदा प्रस्ताव की, ठीक है, जब इसमें पहली बात आती है तो ये होती है कि जब लोकसभा में इसको लाया जाता है, कहाँ लाया जाता है, लोकसभा में जब इसको लाया जाता है तो कारण बताना क्या होता है, कारण बताना अनिवार्य होता है। लोकसभा में लाया जाता है तो इसका कारण बताना अनिवार्य होता है, यानी कि किस कारण से लाया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जब इसको लोकसभा में लाया जाएगा तो कारण बताना होगा सदस्यों को कि हम ये निंदा प्रस्ताव क्यों ला रहे हैं। ठीक है, और जब इसको लाया जाता है लोकसभा में तो कारण बताना अनिवार्य नहीं है। क्या नहीं है, कारण बताना अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये अंतर हो गया कि जब हम ऐसा प्रस्ताव लाते हैं ठीक है, और अगला क्या है, निंदा प्रस्ताव जो है वो किसी एक सदस्य के प्रति भी लाया जा सकता है। किसके प्रति, एक सदस्य के विरुद्ध भी लाया जा सकता है।
एक सदस्य के विरुद्ध लाया जा सकता है। ठीक है, हमने अभी बताया था आपको कि इसमें किसी की निंदा की जाती है, यानी कि किसी एक व्यक्ति की भी की जा सकती है। तो उसमें क्या होता है, तो इसे हम कहते हैं कि ये निंदा प्रस्ताव है। और अगला क्या है, अविश्वास प्रस्ताव। ये संपूर्ण मंत्रिपरिषद के प्रति लाया जाता है। किसके प्रति लाया जाता है? संपूर्ण मंत्रिपरिषद के प्रति लाया जाता है। ठीक है, संपूर्ण मंत्रिपरिषद के प्रति। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव कहाँ से आता है? अविश्वास प्रस्ताव संपूर्ण मंत्रिपरिषद के प्रति लाया जाता है। ठीक है, अगला क्या है कि ये किसी की नीतियों के खिलाफ हो सकता है। नीतियों के खिलाफ, कि हम आपकी नीतियों के खिलाफ है तो उसके चलते हम निंदा प्रस्ताव ला रहे हैं। ठीक है, और ये किसके होते हैं? इसका मतलब है कि लोकसभा के विश्वास के प्रति। ठीक है, इसमें क्या होता है, लोकसभा का जो विश्वास होता है उसके प्रति लाया जाता है। ठीक है, कि हमारा अब लोकसभा में विश्वास नहीं है। ठीक है, ये हो गया। तो 3 अंतर होगा। अगला क्या है, इसमें सिर्फ मंत्री को इस्तीफा देना होता है। ठीक है, अगर ये पास हो जाता है, मान लेते हैं ये पारित हो गया, तो पारित होने पर क्या होता है कि जो मंत्रिपरिषद होती है उसको इस्तीफा देना अनिवार्य नहीं है। क्या नहीं है? मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना अनिवार्य नहीं है, देना अनिवार्य नहीं है। कि निंदा प्रस्ताव है, तो अगर निंदा प्रस्ताव आता है तो इसमें मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो संपूर्ण मंत्रिपरिषद है, जो संपूर्ण मंत्रिपरिषद है उसे क्या करना होगा? उसे त्यागपत्र देना होगा। ठीक है, तो भाई ये याद रखना कि इन दोनों में क्या अंतर है। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन निकलेगा तो यहीं फंसाएगा थोड़ा सा। कि निंदा प्रस्ताव क्या होता है और अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव हमने देख लिया था। जब हम निंदा प्रस्ताव की बात करते हैं तो लोकसभा में जब इसको लाया जाता है तो हमें कारण बताना होता है कि हम किस कारण से ला रहे हैं। जिस कारण से लाते हैं उस कारण को बताना होता है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव में ये अनिवार्य नहीं है लोकसभा को बताना कि हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। ठीक है, अगला क्या है कि एक सदस्य के विरुद्ध भी लाया जा सकता है इसको, निंदा प्रस्ताव को, लेकिन ये संपूर्ण लोकसभा या जो मंत्रिपरिषद होती है उसके प्रति लाते हैं। ठीक है, संपूर्ण मंत्रिपरिषद के। ठीक है, और ये नीतियों के खिलाफ होता है, ये लोकसभा के जो विश्वास होता है उसके खिलाफ होता है। अगला क्या है कि ये पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को जरूरी नहीं है कि वो इस्तीफा दे, लेकिन अगर कहीं अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो माना जाएगा कि मंत्रिपरिषद इस्तीफा देगी और मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। ठीक है, तो क्या है, अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव में हमने अंतर देखा। अब इसके आगे हम अगली कक्षा में देखेंगे। अब देखेंगे हम कि कैसे कोई विधेयक कानून बनता है, किन किन चरणों से वो गुजरता है। साथ ही साथ देखेंगे कि संसदीय विशेषाधिकार क्या होते हैं और संसदीय समितियां क्या होती हैं। ठीक है, ये टॉपिक रहेगा हमारे, इनको देखेंगे। थैंक यू। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।